आए रोज नॉर्थ कोरिया के हवाले से नित नए इंकशाफात सामने आ रहे होते हैं। कभी न्यूक्लियर वेपन्स तो कभी बैलिस्टिक मिसाइल्स के हवाले से इसका जिक्र जुबान ज़द आम होता है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान एक डीमिलिटराइज्ड जोन मौजूद है जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईली फोर्टिफाइड बॉर्डर भी कहलाता है। मैं हूं आपका होस्ट असदुल्ला चीमा और आज की इस वीडियो में हम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की मुश्तरक तारीख, उनके तनाज़ात और उन तनाज़ात से जुड़ी हुई कम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ काइंड रिमाइंडर कि अगर आप ऐसे ही जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोरिया सदियों तक एक ही मुल्क के तौर पर एग्जिस्ट करता रहा और यहाँ एक मजबूत बादशाहत कायम रही, लेकिन 20वीं सदी के आगाज में कोरिया पर कब्जे के लिए रसो जापानीज वॉर्स का आगाज हो गया, फिर इसमें रशियन एम्पायर और जापानीज एम्पायर आपस में जंग कर रहे थे एक तीसरे मुल्क कोरिया पर कब्जा करने के लिए। आखिरकार कई सालों की जंग के बाद 1910 में जापान ने इस जंग में कामयाबी हासिल की और पूरे के पूरे कोरिया को अपने कब्जे में ले लिया और फिर वर्ल्ड वार 2 तक कोरिया दरअसल एक जापानीज कॉलोनी ही बना रहा। वर्ल्ड वार 2 में जापान की शिकस्त के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत बिल्कुल रैंडमली एक 38th पैरेलल लाइन के जरिए से कोरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यहाँ पर सिर्फ तज़क्कर देने के लिए अर्ज करूँगा कि ये वही जालिमाना तर्ज तकसीम है कि जिसकी वजह से जहाँ पर भी दुनिया में कॉलोनियल रूल रहा है वहाँ आज भी तकसीम की वजह से मसाइल बरकरार हैं और दसियों जंगें इसी बिना पर लड़ी जा चुकी और शायद अभी तक इन टोटल करोड़ों लोगों की जानें ऐसी जंगों में जा चुकी हैं। मसलन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसला कश्मीर भी बरतानिया की इसी तकसीम के वक्त की गलतियों का ही नतीजा है। इसी तरह मिडल ईस्ट के अंदर भी बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स सिर्फ इसी बिना पर हैं और मसला फ़लस्तीन भी इन्हीं कॉलोनियल पावर्स का ईजाद करता है। खैर, अब हम अपने मौजू की तरफ वापस पलटते हैं। 1945 में कोरिया, जो कि कई सदियों से एक ही रियासत था, अब 2 हिस्सों नॉर्थ और साउथ में तकसीम कर दिया गया था। नॉर्थ कोरिया पर सोवियत यूनियन काबिज था, जबकि साउथ कोरिया पर अमेरिका का कब्जा कायम था। सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर थी कि जापानीज फोर्सेस के मुकम्मल सरेंडर के बाद इन दोनों हिस्सों को आपस में मर्ज करके मुत्तहिदा कोरिया पर एक अवामी हुकूमत कायम की जाए। लेकिन सोवियत यूनियन और अमेरिका, जो कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान आपस में एलाइज से सिर्फ 2 साल बाद 1947 में आपस में ही पावर स्ट्रगल का आगाज कर चुके थे। यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने अपनी एक पॉलिसी स्टेटमेंट में टर्की और ग्रीस में सोवियत यूनियन के तहत कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने के लिए अमली इक़दामात का जिक्र किया, जिसे ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के तौर पर भी जाना जाता है। और इसके बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान एक कोल्ड वार का आगाज हो गया और यही कोल्ड वार सबब बनी कि मुत्तहिदा कोरिया का जो वादा था वो रद्दी की टोकरी की नजर हो। और फिर 1948 में सोवियत यूनियन ने नॉर्थ कोरिया में एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को तश्कील दे दिया और दूसरी तरफ अमेरिका ने साउथ कोरिया में एक कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी और यूं एक ही कौम को फॉरेन पावर्स ने अपनी ग्लोबल हेजमोनिक रेस के तहत 2 हिस्सों में मुनक़सिम कर दिया। और ऐसी तकसीम के जो महज 2 साल बाद 1950 में एक खूनी जंग पर मुंतज हुई। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि नॉर्थ और साउथ की गवर्नमेंट्स दरअसल पूरे कोरिया पर अपनी हक़ हुकूमत को क्लेम करती थी। ये जंग तकरीबन 3 साल तक जारी रही और कई मिलियन अफराद दोनों तरफ से इसमें मारे गए। 1953 में एक सीज फायर तो हो गई, लेकिन कोई भी पीस ट्रीटी साइन नहीं की गई और टेक्निकली ये दोनों ममालिक आपस में अभी भी हालत जंग में। अगर हम दोनों ममालिक के इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम्स की बात करें तो साउथ कोरिया एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी है कि जहां मल्टी पार्टी सिस्टम मौजूद है और प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट वोटिंग के जरिए से होता है। दूसरी जानिब नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट वन पार्टी स्टेट है। ये एक अथॉरिटेरियन रजीम है कि जिसे वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया कंट्रोल करती है और किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के तीसरे प्रेसिडेंट हैं। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि नॉर्थ कोरिया पर यूएस और कलेक्टिव वेस्ट की जानिब से बहुत स्ट्रिक्ट सैंक्शंस नाफिज की गई हैं कि जिसकी वजह से प्रैक्टिकली नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से तकरीबन कटा हुआ है और इसी वजह से नॉर्थ कोरिया ने एक सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है कि जिसकी वजह से किसी भी फॉरेन इन्फ्लुएंस को रिजेक्ट किया जाता है और अपोज किया जाता है। मसलन कोई भी फॉरेनर या टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया में इजीली नहीं जा सकता और अपनी मर्जी के तहत नॉर्थ कोरिया को एक्सप्लोर नहीं कर सकता है और दूसरी जानब नॉर्थ कोरिया के रेजिडेंट्स भी बाकी ममालिक में इजीली ट्रैवल नहीं कर सकते। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान एक डीमिलिटराइज्ड जोन मौजूद है जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा हाईली फोर्टिफाइड बॉर्डर भी कहलाता है। एक तरफ नॉर्थ कोरिया है जो तमाम तर सैंक्शंस के बावजूद न्यूक्लियर वेपन्स भी तैयार कर चुका है और बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक बड़ी खेप भी उसके पास मौजूद है।
और वो आए दिन कोई ना कोई सेल्फ टेस्ट भी कंडक्ट करता रहता है कि जिसकी वजह से साउथ कोरिया और रीजनल यूएस एलाइज थ्रेटन्ड फील करते हैं, जबकि दूसरी जानिब साउथ कोरिया मुकम्मल तौर पर अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंट है और तकरीबन 30,000 अमेरिकन ट्रूप्स ऑल द टाइम साउथ कोरिया के अंदर डिप्लॉयड रहते हैं। अब अगर हम दोनों ममालिक के दरमियान इकोनॉमिकल कंपैरिजन ड्रॉ करें तो साउथ कोरिया दुनिया की 13th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हंडाई और सैमसंग जैसे ग्लोबल जायंट्स भी दरअसल साउथ कोरिया बेस्ड ही हैं और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में भी साउथ कोरिया दुनिया में लीडिंग ममालिक में शामिल है। जबकि दूसरी जानिब नॉर्थ कोरिया जो अपने ऊपर लागू सैंक्शंस की वजह से बहुत हद तक सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी पर मजबूर है। चाइना और रशिया के साथ उसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं लेकिन स्टिल नॉट इनफ। इस वजह से नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी बहुत हद तक सफोकेटिंग है और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की रीयूनिफिकेशन का प्रोसेस बहुत हद तक कॉम्प्लेक्स है और ये एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि जिसे नामुमकिन तो नहीं कहा जा सकता लेकिन मौजूदा हालात में तकरीबन नामुमकिन ही है। दोनों ममालिक के दरमियान देरपा अमन के लिए ज़रूर कुछ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स इन रिसेंट ईयर्स में की गई लेकिन कोई खातर खा नताइज बरामद नहीं हो सके। इन पर्टिकुलर 2003 से 2009 के दौरान 6 पार्टी टॉक्स और इसी तरह से 2018 और 2019 के दौरान ट्रम्प किम समिट्स का इनेकाद किया गया लेकिन कोई भी लास्टिंग एग्रीमेंट नहीं किया जा सका। नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कंप्रोमाइज़ किए बगैर सैंक्शंस में रिलीफ चाहता है, जबकि दूसरी जानिब साउथ कोरिया की फॉरेन पॉलिसी कभी डिटरेंस के हक़ में और कभी इंगेजमेंट के हक़ में ऑसिलेट करती रहती है फिर इसकी वजह से बहरहाल ये एक अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट स्टिल एक फ्लैश पॉइंट के तौर पर बाकी है। खुलासा ये कि दुनिया के अमन को दरपेश ये ख़तरात कि जिसके बारे में यूएस और कलेक्टिव वेस्ट बहुत कंसर्न नज़र आते हैं, ये किसी और के नहीं बल्कि इन्हीं इंपीरियल पावर्स की इजाद करता है। खा वो मसला कश्मीर हो, मिडल ईस्ट के अंदर मौजूद ट्रिगर पॉइंट्स हों या बाकी दीगर इलाकों में तकसीम के दौरान पैदा की गई फॉल्ट लाइंस, ये तमाम के तमाम इन्हीं कॉलोनियल पावर्स की ही पैदा करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपनी आरा का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिए और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल और हिस्टोरिकल इश्यूज़ पर अपडेटेड रहने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।